प्रिय विद्यार्थियों, शुभ दिवस। हिंदी कक्षा 10वीं पाठ्यक्रम बा की मुख्य पुस्तिका स्पर्श भाग 2 के अंतिम पाठ में आपने एकांकी पढ़ी थी। कारतूस। एकांकी का सामान्य अर्थ है एक अंक वाली लघु नाटिका। जैसा कि नाटक एक प्रहसन है जिसमें कोई कहानी होती है, कहानी को निभाने वाले पात्र होते हैं, सभी पात्र अपनी भूमिका को निभाते हैं तथा सभी के मध्य संवाद स्थापित होते हैं। नाटक के कई लघु बृहद दृश्य होते हैं। ठीक इसी प्रकार की एकांकी होती है, परंतु एकांकी किसी एक पात्र को महत्व देती है और कहानी उसी के समीप भ्रमण करती रहती है। जैसे नींव की ईंट जो महारानी लक्ष्मीबाई के इर्द गिर्द घूमती रही। पन्नाधाय, इसमें भी पूरी कहानी पन्नाधाय के इर्द गिर्द घूमती रही। और अब कारतूस जो वजीर अली के इर्द गिर्द घूमती रही, आदि कई एकांकी प्रहसन हैं। आइए अब हम कारतूस पाठांत में आए प्रश्नोत्तरों का अभ्यास करेंगे। तो लीजिए, प्रस्तुत हैं प्रश्न और उनके उत्तर। पहला प्रश्न है, कर्नल कॉलिंज का खेमा जंगल में क्यों लगा हुआ था? उत्तर, कर्नल कॉलिंज का खेमा जंगल में वजीर अली की गिरफ्तारी के लिए लगा हुआ था। कर्नल कॉलिंज को यह लगा था कि वजीर अली अवश्य ही जंगल में कहीं न कहीं छिपा होगा। वर्षों से वह कर्नल की पूरी फौज की आंखों में धूल झोंका करता है, यद्यपि वह इसी जंगल में घूम रहा था। प्रश्न 2, वजीर अली से सिपाही क्यों तंग आ चुके थे? सिपाही वजीर अली से तंग आ चुके थे क्योंकि हफ्ते से डेरा डालने और उसे ढूंढने के बावजूद भी वजीर अली पकड़ा नहीं जा रहा था। वह जंगल में रहते रहते परेशान हो चुके थे। कर्नल ने सवार पर नजर रखने के लिए क्यों कहा? कर्नल लेफ्टिनेंट को सवार पर नजर रखने के लिए इसलिए कहा ताकि वह यह देख सके कि सवार किस दिशा की तरफ जा रहा है और उसकी गतिविधियों की जांच हो सके। सवार ने यो क्यों कहा कि वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है? सवार ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि सवार स्वयं वजीर अली था। वह एक जाबाज सिपाही था जिसे अंग्रेज अधिकारी साधारण सवार समझ रहे थे। कर्नल के साथ पूरी फौज थी, फिर भी सवार ने ऐसा कहा क्योंकि उसे कर्नल के खेमे में कोई भी पहचान नहीं पाया था। अब बारी लिखित प्रश्नों की। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको 25 से 30 शब्दों में लिखना है। ये परीक्षा उपयोगी सारे प्रश्न हैं, इसलिए ध्यान से सुने और समझें। पहला प्रश्न है, वजीर अली के अफसाने सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद क्यों आ जाती थी? उत्तर, वजीर अली के अफसाने सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद आ जाती थी क्योंकि उनको जंगल में डेरा डाले हफ्तों हो गए थे, फिर भी वजीर अली भूत की तरह हाथ ही नहीं लगता था। इसी प्रकार रॉबिन हुड भी जंगल में घूमता रहता था पर किसी के भी हाथ नहीं लगता था। प्रश्न दूसरा, सआदत अली कौन था? उसने वजीर अली की पैदाइश को अपनी मौत क्यों समझा? सआदत अली अवध के नवाब आसिफ उद्दौला का भाई और वजीर अली का चाचा था। आसिफ अली को जब एक तक संतान ना थी तब तक सआदत अली के अवध का नवाब बनाने की पूरी संभावना थी, लेकिन वजीर अली के पैदा होते ही उसका सपना टूट गया। उसे अपनी नवाबी खतरे में लगने लगी, अतः उसने वजीर अली की पैदाइशी को अपनी मौत समझा। सआदत अली को अवध के तख्त पर बिठाने के पीछे कर्नल का क्या मकसद था? सआदत अली को अवध के तख्त पर बिठाने के पीछे कर्नल का विशेष मकसद था। दोस्त होने के कारण उसे उस पर पूर्ण विश्वास था कि स्वयं तो वह ऐशो आराम की जीवन बिताएगा ही,
साथ ही उन्हें भी अर्थात कर्नल को भी दौलत तथा संपत्ति देकर मालामाल कर देगा और उनकी ज़रूरतों के अनुसार हर तरह की मदद करेगा। प्रश्न 4, कंपनी के वकील का कत्ल करने के बाद वजीर अली ने अपनी हिफाजत कैसे की? उत्तर, वजीर अली को उसके पद से हटाने के बाद अंग्रेज़ों ने उसे बनारस भेज दिया और 3 लाख रुपया सालाना वजीफा तय कर दिया। कुछ महीने बाद कर्नल जनरल से वजीर अली को कलकत्ता बुलाया। वजीर अली इस बुलावे से चिढ़कर कंपनी के वकील के पास गया जो बनारस में ही रहता था। वकील ने वजीर अली की शिकायत की कोई परवाह नहीं की, उल्टा उसे ही बुरा भला सुना दिया। वजीर अली को गुस्सा आ गया और उसने खंजर निकालकर वकील का कत्ल कर दिया। इसके बाद वजीर अली अपने सैनिकों के साथ आजमगढ़ की ओर भाग गया। वहाँ के बादशाह ने उन लोगों को अपनी हिफाजत में घाघरा नदी तक पहुँचा दिया। तब से वह जंगलों में छिपकर अपनी शक्ति बढ़ाने लगा। प्रश्न 5, सवार के जाने के बाद कर्नल क्यों हक्का बक्का रह गया? उत्तर, सवार के जाने के बाद कर्नल हक्का बक्का इसलिए रह गया क्योंकि जिस वजीर अली को पकड़ने के लिए वह जंगल में लाव लश्कर के साथ लंबे समय से डेरा डाले हुए था, वही वजीर अली ऐसा वेश बदल कर आया कि कर्नल को उसके किसी भी हाव भाव से नहीं पता चला कि वह वजीर अली है। इसके अतिरिक्त उसने बड़ी ही होशियारी से अपना परिचय देकर कर्नल से कारतूस लेकर उसकी जान भी बख्श दी और देखते ही देखते घोड़े पर सवार होकर चला गया। कर्नल केवल घोड़े की टापों का शोर ही सुनता रह गया। यहाँ दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको 50 से 60 शब्दों में लिखने होंगे। परीक्षा में ये प्रश्न 5 अंक की कीमत के होते हैं। लेफ्टिनेंट को ऐसा क्यों लगा कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई? उत्तर, देश में अलग अलग अनेक स्थानों पर राजा एवं नवाब कंपनी का विरोध कर रहे थे। जब लेफ्टिनेंट ने देखा कि वजीर अली, टीपू सुल्तान तथा बंगाल के नवाब शमसुद्दौला से बाहरी देशों जैसे अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दे दी है, तो उसे ऐसा लगा कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है, अर्थात हिंदुस्तान में चारों ओर से कंपनी के खिलाफ युद्ध की तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रश्न 2, वजीर अली ने कंपनी के वकील का कत्ल क्यों किया? उत्तर, वजीर अली को अंग्रेज़ों ने रहने के लिए बनारस भिजवा दिया था और उसे 3 लाख रुपए सालाना वजीफा देकर तय किया कि कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने वजीर अली को कलकत्ता बुलाया। वजीर अली वहां जाना नहीं चाहता था। कंपनी का वकील भी बनारस में रहता था, इसलिए वह गवर्नर की शिकायत लेकर कंपनी के वकील के पास गया। शिकायत पर ध्यान न देकर वकील ने वजीर अली को भला बुरा सुना दिया। इससे वजीर अली के स्वाभिमान को गहरा धक्का लगा। दूसरा, वजीर अली कंपनी की सरकार से नफरत करता था। इन दोनों कारणों से के जुड़ जाने से वजीर अली ने वकील का कत्ल कर दिया। प्रश्न 3, सवार ने कर्नल से कारतूस कैसे हासिल किए? उत्तर, सवार जो कि स्वयं वजीर अली था ने कर्नल से अपनी जाबाजी और सूझबूझ से उसके खेमे में घुसकर उसकी जान बख्श कर कारतूस हासिल किए, अर्थात कर्नल और उसकी फौज से बिना डरे वजीर अली ने कर्नल को उसकी औकात दिखाने के लिए उसी से कारतूस हासिल कर लिए। वजीर अली एक जाबाज सिपाही था, कैसे? स्पष्ट कीजिए। वजीर अली सचमुच एक जाबाज सिपाही था। वह बहुत हिम्मती और साहसी था। उसे अपना लक्ष्य पाने के लिए जान की बाजी लगानी आती थी। जब उससे अवध की नवाबी ले ली गई तो उसने अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष करना शुरू कर दिया। उसने गवर्नर जनरल के सामने
पेश होने को अपना अपमान माना और पेश होने से साफ मना कर दिया। गुस्से में आकर उसने कंपनी के वकील की हत्या कर डाली। यह हत्या शेर की माद में जाकर शेर को ललकारने जैसी थी। इसके बाद वह आजमगढ़ और गोरखपुर के जंगलों में भटकता रहा। वहाँ भी निडर होकर अंग्रेज़ों के कैंप में घुस गया था। उसे अपनी जान की भी परवाह नहीं थी। उसके जाबाज सिपाही होने का परिचय उस घटना से मिलता है जब वह अंग्रेज़ों के कैंप में घुसकर कारतूस लेने में सफल हो गया तथा कर्नल उसे देखता रह गया। इन घटनाओं से पता चलता है कि वह सचमुच जाबाज आदमी था। घा निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। मुट्ठी भर आदमी और एकदम खम। उत्तर, इसका आशय है कि वजीर अली के पास मुट्ठी भर आदमी थे, अर्थात बहुत कम आदमियों की सहायता के या साथ था। फिर भी इतनी शक्ति और दृढ़ता का परिचय देना कमाल की बात है। सालों से जंगल में रहने पर भी स्वयं कर्नल, उनकी सेना का बड़ा समूह जो बहुसंख्या में युद्ध सामग्री से लैस था, मिलकर भी उसे पकड़ नहीं पा रहे थे। उसकी अदम्य शक्ति और दृढ़ता को जीत नहीं पाए थे। वह हर काम इतनी सावधानी तथा होशियारी से करता था कि मुट्ठी भर आदमियों ने भी कर्नल के इतने बड़े सेना समूह की नाक में दम कर दिया था। प्रश्न 2। गर्त तो ऐसे उड़ रही है जैसे कि पूरा एक काफिला चला आ रहा हो, मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आता है। आशय, यह कथन अंग्रेजों की फौज के लेफ्टिनेंट का है। वजीर अली अकेला ही पूरे काफिले के समान था। वह तूफान की तरह शक्तिशाली और गतिशील था। उसके घोड़े की टापों से उड़ने वाली धूल ऐसा आभास देती थी मानो पूरी फौज चली आ रही है। इस वाक्य से आने वाले सवार के व्यक्तित्व की महानता की झलक मिलती है, जो अकेले होते हुए भी अकेले नहीं दिखता। यह सवार वजीर अली था, जिसका पता किसी को ना चला। अब भाषा अध्ययन की बात है। निम्नलिखित शब्दों का एक एक पर्याय लिखिए। खिलाफ, पाक, उम्मीद, हासिल, कामयाब, वजीफा, नफरत, हमला, इंतजार, मुमकिन। ये सारे शब्द अरबी शब्द हैं। इनको हिंदी में कैसे पर्याय होगा, आइए देखते हैं। खिलाफ का अर्थ होता है विरुद्ध, पाक का अर्थ होता है पवित्र, हासिल मतलब होता है प्राप्त, उम्मीद का अर्थ होता है आशा, कामयाब अर्थात सफल, वजीफा अर्थात होती छात्रवृत्ति या स्कॉलरशिप, नफरत का अर्थ होता है घृणा, हमला मतलब आक्रमण, इंतजार का अर्थ होता है प्रतीक्षा, मुमकिन का अर्थ होता है संभव। प्रश्न 2। निम्नलिखित मुहावरों का अपने वाक्यों में प्रयोग करिए। आपके सामने यहाँ कुछ मुहावरे दिए हुए हैं, जैसे आंखों में धूल झोंकना, कूट कूट कर भरना, काम तमाम कर देना, जान बख्श देना, हक्का बक्का रह जाना। तो पहला मुहावरा है आंखों में धूल झोंकना, जिसका अर्थ होता है धोखा देना। वाक्य में प्रयोग करते हैं। तात्या टोपे अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंककर रानी लक्ष्मीबाई की मदद करते थे। कूट कूट कर भरना अर्थ होता है दबा दबा कर भरना। चंद्रशेखर में देशभक्ति और देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी थी। काम तमाम कर देना, इसका अर्थ होता है मार डालना या नष्ट कर देना। वाक्य का प्रयोग। पठानकोट में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों का काम तमाम कर दिया। जान बख्श देना अर्थात क्षमा करना या जीवित छोड़ना। वाक्य का प्रयोग। मोहम्मद गौरी को बंदी बनाने के बाद भी पृथ्वीराज चौहान ने उसकी जान बख्श दी। हक्का भक्का रह जाना अर्थात अचंभित रह जाना। वाक्य का प्रयोग। पाकिस्तान द्वारा आतंकवादियों का पक्ष लेते देख विश्व के कई राष्ट्र हक्के बक्के रह गए। अब प्रश्न तीसरा। कारक वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताता है, इसलिए निम्नलिखित वाक्यों में कारकों को रेखांकित कर उनके नाम लिखना है। पहला है, जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है। जंगल और जिंदगी दोनों का संबंध स्थापित हो रहा है।
अतः यहाँ का के की होने के वजह से यह संबंध कारक वाक्य में प्रयोग में आया है। दूसरा, कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर है। पहला तो कंपनी के खिलाफ, एक कंपनी और उस खिलाफत का संबंध जुड़ा है, इसलिए संबंध कारक है। सारे हिंदुस्तान में पर अधिकरण कारक के अंतर्गत आता है। तो कंपनी के खिलाफ में के यहाँ का संबंध कारक और हिंदुस्तान में एक लहर अधिकरण कारक, दो कारक यहाँ प्रयुक्त किए गए हैं। तीसरा है, वजीर को उसके पद से हटा दिया। काकी को वजीर को, कर्ता ने कर्म को वजीर को अर्थात कर्म कारक से जहाँ अलगाव हो वहाँ अपादान कारक होता है, इसलिए पद से हटाना अर्थात अपादान कारक। इस वाक्य में भी दो कारकों का बाखूबी प्रयोग किया गया है। चौथा है, फौज के लिए कारतूस की आवश्यकता थी। अब फौज अर्थात के लिए, जहाँ के लिए हो वहाँ संप्रदान कारक आता है और कारतूस की आवश्यकता संबंध कारक, इसमें भी दो कारकों का प्रयोग हुआ है। पांचवा है, सिपाही घोड़े पर सवार है। पर अर्थात अधिकरण कारक। प्रश्न 4, क्रिया का लिंग और वचन सामान्यतः कर्ता और कर्म के लिंग और वचन के अनुसार निर्धारित होता है। वाक्य में कर्ता और कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार जब क्रिया के लिंग वचन आदि में परिवर्तन होता है तो उसे अन्विति कहते हैं। क्रिया के लिंग वचन में परिवर्तन नहीं होता जब कर्ता या कर्म परसर्ग रहित हो। जैसे सवार कारतूस मांग रहा था, तो सवार कारतूस मांग रहा था, यहाँ कर्ता के कारण सवार ने कारतूस मांगे, कर्म के कारण हो गया। कर्नल ने वजीर अली को नहीं पहचाना, यहाँ क्रिया कर्ता और कर्म किसी के भी कारण प्रभावित नहीं हुआ है। अतः कर्ता और कर्म के परसर्ग सहित होने पर क्रिया कर्ता और कर्म से किसी के भी लिंग और वचन से प्रभावित नहीं होती और यह एक वचन पुल्लिंग में भी प्रयुक्त होती है। नीचे दिए गए वाक्यों में न लगाकर उन्हें दोबारा लिखिए। घोड़ा पानी पी रहा है तो घोड़े ने पानी पीना जारी रखा। बच्चे दशहरे का मेला देखने गए, बच्चों ने दशहरे का मेला देखने के लिए प्रस्थान किया। रॉबिनहुड गरीबों की मदद करता था, रॉबिनहुड ने गरीबों की मदद की। देश भर के लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, देश भर के लोगों ने उसकी प्रशंसा की। प्रश्न 5वां, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करिए। कर्नल ने कहा, सिपाहियों इस पर नजर रखो, ये किस तरफ जा रहा है। यहाँ कोई बात कही गई है तो वह विशिष्टता के अवबोध में अर्थात अवतरण में आती है। अतः कर्नल ने कहा से हम विशिष्ट वाक्य के स्थान पर अवतरण या अवधरण चिन्हों का प्रयोग करेंगे और सिपाही इस पर नजर रखो, ये किस तरफ जा रहा है, इतना वाक्य उद्धरण के अंतर्गत आ जाएगा। सवार ने पूछा, आपने इस मकाम पर क्यों खेमा डाला है, इतने लाव लश्कर की क्या जरूरत है। यह बेरोक-टोक वाक्य है जो अपना महत्व खो देता है, इसलिए इसमें भी हमें चिन्हों की आवश्यकता होती है। यहाँ भी सवार ने पूछा के बाद सारा वाक्य महत्वपूर्ण स्थिति में आएगा। आपने इस मकाम पर क्यों खेमा डाला। प्रश्न उठता है, दूसरा प्रश्न उठता है, इतने लाव लश्कर की क्या जरूरत थी। तो यह प्रश्न दो प्रश्नवाचक वाक्यों से पूरा होगा। खेमे के अंदर दो व्यक्ति बैठे बातें कर रहे थे। चांदनी छिटकी हुई थी और बाहर सिपाही पहरा दे रहे थे। एक व्यक्ति कह रहा था, दुश्मन कभी भी हमला कर सकता है। उत्तर, खेमे के अंदर दो व्यक्ति बैठे बातें कर रहे थे, चांदनी छिटकी हुई थी और बाहर सिपाही पहरा दे रहे थे। यहाँ पूर्ण विराम चिन्हों का प्रयोग होगा। एक व्यक्ति यह कह रहा था, यहाँ
महत्वपूर्ण वाक्य आया, इसलिए उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत आएगा। दुश्मन कभी भी हमला कर सकता है, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इसीलिए सब लोग चौकन्ना बैठे हुए हैं। अब योग्यता विस्तार की तरफ चलते हैं। पुस्तकालय से रॉबिनहुड के साहसिक कारनामों के बारे में जानकारी हासिल करिए। तो आपको पहले ही रॉबिनहुड की कहानी के बारे में बता चुके हैं, एक बार फिर सुन लीजिए। रॉबिनहुड अंग्रेजी लोक कथाओं का एक बहिष्कृत हीरो था, अर्थात उसे अंग्रेज महत्व नहीं देते थे, उसे उन्होंने बहिष्कृत कर रखा था, समाज से दूर कर दिया था। वह एक अचूक तीरंदाज व कुशल तलवारबाज था, जिसे आज भी उसके साथी मेरी मेंस के साथ मिलकर अमीरों की संपत्ति को लूटकर गरीबों में बांट देने के लिए जाना जाता है। परंपरागत रूप से रॉबिनहुड और उसके आदमियों को हरे कपड़े पहने हुए चित्रित किया जाता है। रॉबिनहुड मध्यकाल में एक लोकप्रिय व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध हो चुका था और आधुनिक साहित्य, फिल्मों एवं टेलीविज़न में लोकप्रिय बना रहा। शुरुआती सूत्रों के अनुसार रॉबिनहुड एक सामान्य आदमी था जो पेशे से किसान था, पर उसको अधिकांश समय एक ऐसे अमीर के रूप में वर्णित किया गया जिसे एक बेईमान शेरिफ ने जानबूझकर उसकी जमीन से बेदखल करके समाज से बहिष्कृत कर दिया था। दूसरा प्रश्न है, वृंदावन लाल वर्मा की कहानी इब्राहिम गार्दी पढ़िए और कक्षा में सुनाइए। 18वीं सदी में भारत के दखानी मुस्लिम जनरल थे इब्राहिम गार्दी। उसके पूर्वज भील अथवा संबद्ध जनजाति के लोग थे। तोपखाने में एक विशेषज्ञ के रूप में उन्हें मराठा साम्राज्य का पेशवा के लिए काम करने से पहले हैदराबाद के निज़ाम बनाए गए थे। मराठा साम्राज्य के जनरल के रूप में वे पैदल सेना और तोपखाने के साथ 10,000 लोगों की सेना की कमान संभालते थे। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध में वो अफगानों द्वारा पकड़ कर मार दिए गए। यह युद्ध अब्दाली शाह और शंकर मराठे के बीच हुआ था। एकांकी और नाटक में क्या अंतर है? कुछ नाटकों एवं एकांकियों की सूची तैयार करना है। एकांकी नाम से स्पष्ट होता है एक अंकी, अर्थात एक अंक वाली। ऐसा छोटा सा नाटक जिसमें एक अंक हो तथा जिसमें जीवन की किसी समस्या या घटना का चित्रण हो, उसे एकांकी कहते हैं। इसके मंचन के लिए कम पात्रों, कम समय तथा कम साज सज्जा की आवश्यकता होती है। नाटक एक दृश्य श्रव्य रचना होती है। इसमें 5 या उससे अधिक अंक होते हैं। नाटकों में एक मुख्य कहानी तथा उससे जुड़ी अन्य कहानियाँ भी हो सकती हैं। यही एक बड़ी रचना होती है जिसमें जीवन के विभिन्न पहलुओं का चित्रण अनेक दृश्यों एवं अंकों में किया जाता है। इसके मंचन के लिए अनेक पात्रों, अधिक समय तथा ढेर सारी साज सज्जा की आवश्यकता होती है। अब कुछ ऐसे प्रश्न जो वार्षिक परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, जैसे वजीर अली कौन था, अंग्रेज उससे क्यों पकड़ना चाहते थे। हालांकि ये प्रश्न पूर्वत प्रश्नों से ही मिलते जुलते होते हैं, पर कभी कभी घुमा के पूछ लिए जाते हैं। वजीर अली अवध के शासक आसिफ उद-दौला का पुत्र था। अंग्रेजों ने वजीर अली को सत्ता से हटाकर उसके चाचा सआदत अली को अवध की गद्दी पर बैठा दिया था। वजीर अली के मन में अंग्रेजों के प्रति घृणा भरी थी। उसने कंपनी के वकील की हत्या कर दी थी, इसलिए अंग्रेजों से पकड़ना चाहते थे। प्रश्न 2, अंग्रेज सैनिक वजीर अली को पकड़ने का प्रयास कब और कहाँ कर रहे थे। बात सन 1799 ईस्वी की है के आसपास का समय होगा, जब अंग्रेजों ने वजीर अली को शासन से हटाया था और उसे काशी भेज दिया था। वजीर अली अंग्रेजों से नफरत करता था। उसने कंपनी के वकील की हत्या कर दी और गोरखपुर के जंगलों में जा छिपा। अंग्रेज सैनिक वहीं जंगल में खेमा डालकर वजीर अली को पकड़ने का प्रयास कर रहे थे। तीसरा प्रश्न, शाह जमा कौन था, उसे वजीर अली ने भारत आने के लिए क्यों आमंत्रित किया। शाह जमा अफगानिस्तान का शक्तिशाली शासक था। उसे वजीर अली ने भारत आने के लिए इसलिए आमंत्रित किया ताकि वह भारत पर हमला करे। इसी समय वजीर अली भी उसका साथ पाकर अंग्रेजों पर हमला कर दे। इस तरह उसकी योजना थी कि वह शाह जमा के सहयोग से अंग्रेजों को भारत से भगा देगा और अपनी खोई सत्ता हासिल कर लेगा। वजीर अली सआदत अली को क्यों पसंद नहीं करता था। सआदत अली रिश्ते में वजीर अली का चाचा था। उसकी नज़र अवध की सत्ता पर थी।
जिसे हथियाने के लिए उसने अंग्रेजों का सहारा लिया। इससे वजीर अली के मन में अंग्रेजों के प्रति घृणा भाव भर गया। सआदत अली और अंग्रेजों के इस व्यवहार से उसे दर दर भटकना पड़ा। इसलिए वजीर अली सआदत अली को पसंद नहीं करता था। अवध की सत्ता सआदत अली को सौंपने से क्या लाभ हुआ? अवध की सत्ता सआदत अली को के हाथों सौंपने से अंग्रेजों को कई लाभ हुए। अंग्रेजों ने कंपनी के शासन की राह में बाधा आने वाले वजीर अली को शक्तिहीन कर दिया। दूसरा, अंग्रेजों को अवध की आधी जायदाद और दौलत के अलावा 10 लाख रुपए नकद भी मिले। तीसरा, अंग्रेजों को अपने अनेक सुविधाएं मिली। चौथा, सआदत अली अंग्रेजों का चाटुकार था। वह अंग्रेजों की किसी बात का विरोध नहीं कर सकता था। इस तरह अवध का अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों का ही शासन हो गया था। प्रश्न 6, सआदत अली सत्ता लोलुप था, स्पष्ट कीजिए। सआदत अली अवध के नवाब आसिफ उद्दौला का भाई था। उसकी निगाह अवध की सत्ता पर थी। वजीर अली के रूप में जब आसिफ उद्दौला का पुत्र प्राप्ति हुई तो इससे सआदत अली को अपने सपने टूटते नजर आए। सत्ता पाने के लिए ही वह अंग्रेजों के चापलूस करने लगा और उनसे हाथ मिला लिया। अंग्रेजों ने वजीर अली को सत्ता से हटाकर उसे शासक बना दिया और अवध की जायदाद व संपत्ति को आधा आधा बांट दिया। प्रश्न 7, वजीर अली ने गवर्नर जनरल से अपनी नाराजगी का बदला वकील से क्यों लिया? वजीर अली एक देशभक्त एवं स्वाभिमानी शासक था। वह अंग्रेजों को पसंद नहीं करता था, पर जब से गवर्नर जनरल ने उससे सत्ता छीनकर सआदत अली को सौंपी तभी से गवर्नर जनरल से बेहद नाराज था। गवर्नर जनरल ने जब उसे काशी से कोलकाता बुलवाया तो उसकी यह नाराजगी और भी बढ़ गई। मौका मिलते ही उसने इस नाराजगी का बदला वकील की हत्या करके ले लिया। वजीर अली ने किस तरह कर्नल को मात दी? वजीर अली को पकड़ने के लिए कर्नल ने पूरे लाव लश्कर के साथ खेमा डाल दिया था। वह इसी अवसर में था कि कैसे वजीर अली को पकड़ा जाए, पर एक रात्रि स्वयं वजीर अली कर्नल के खेमे में आ गया और उससे 10 कारतूस ही नहीं लिए बल्कि कारतूस देने के बदले उसकी जान बख्शने की बात कहकर चला गया। इस तरह वजीर अली ने अपनी साहस और चतुराई से कर्नल को मात दी। अब दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। भारतीय नवाबों ने अंग्रेजों से पीछे छुड़ाने के लिए विदेशी शासकों का ही भी सहारा लिया। इसमें वे कितना सफल रहे, पाठ के आलोक में स्पष्ट कीजिए। भारतीय नवाबों को जब अंग्रेजों की कुटिल नीति समझ में आई तो उन्होंने अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया, पर शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अंग्रेज फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाते हुए संपूर्ण भारत पर शासन करने का हर संभव हथकंडा अपना रहे थे। भारतीय नवाब भी उनकी नीतियों का विरोध करते हुए उनसे युद्ध किया। इसमें सफलता न मिलती देखकर उन्होंने अफगानिस्तान के शासक शाह जमा को भी भारत पर हमला करने के लिए आमंत्रित किया। इस क्रम में टीपू सुल्तान ने सबसे पहले इस अफगान शासक को बुलवाया था। फिर भी बंगाल के नवाब शमसुद्दौला और अवध के नवाब वजीर अली ने शाह जमा को बुलावा भेजा, पर इस प्रयास में भी अंग्रेजों से पीछा छुड़ाने में असफल रहे। वजीर अली की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कारतूस पाठ के आधार पर कीजिए। कारतूस पाठ से ज्ञात होता है कि वजीर अली अत्यंत साहसी, वीर, महत्वाकांक्षी और स्वाभिमानी शासक था। अवध की सत्ता छीनने के बाद उसके इन गुणों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उसकी चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। साहसी, वजीर अली के साहस की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। वह कर्नल के कैंप में घुसकर उससे कारतूस लाता और वह कंपनी के वकील की हत्या पहले ही कर चुका था। ये उसके साहसी होने का कारण था। वीर, वजीर अली इतना वीर है कि अवध की सत्ता छीनने के बाद भी अंग्रेजों को देश से खदेड़ने के लिए कटिबद्ध रहता था। महत्वाकांक्षी, वजीर अली महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। वह अवध का शासक बनने की महत्वाकांक्षा सदा बनाए रखता है। स्वाभिमानी, वजीर अली इतना स्वाभिमानी है कि वह कंपनी के वकील की अपमानजनक बातों को सह नहीं सका और उसकी हत्या कर देता है। कारतूस पाठ में निहित संदेश स्पष्ट कीजिए। कारतूस नामक एकांकी के माध्यम से खोई आज़ादी की कीमत पहचानने, उसकी रक्षा करने
का संदेश दिया गया है। पाठ के माध्यम से बताया गया है कि हम यदि समय रहते सचेत न हुए तो हमें गुलाम होने से कोई भी नहीं बचा सकता। देश प्रेम, देशभक्ति, साहस, त्याग जैसी मानवीय भावनाएं सदा प्रगाढ़ रहना चाहिए। जिस तरह कुछ नवाबों ने अंत तक देश को आज़ाद कराने का प्रयास किया तथा अंग्रेज़ों की दास्तां स्वीकार नहीं की, उसी प्रकार हमें किसी भी लोभ या स्वार्थ के वशीभूत हुए बिना आज़ादी बनाए रखना चाहिए। इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम पुनः मिलेंगे नए ज्ञान के साथ, नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।